Hello everyone, welcome in our YouTube channel. So in this lecture we are going to do our chapter organism and population. So our chapter name is organism एंड पॉपुलेशन। तो देखो, हम सब जानते हैं हम है क्या। हम सब जो है वो ऑर्गेनिज्म है। मीन्स जो एक इंडिविजुअल है वो एक ऑर्गेनिज्म है, और जब बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह पे एक साथ रहते हैं एक स्पीसीज के, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, our living world is fascinating, diverse, and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization. Macromolecules, cells, tissues, organs, and individual organism, population, communities, ecosystem, and the biomes. इसका मतलब क्या है? देखो, जो हमारी पृथ्वी पे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। सो उन डाइवर्सिटी को हम अलग अलग लेवल पर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करके पता लगा सकते हैं। देखो, जो सबसे पहले जो चीज़ बनती है वो बनती है हमारा, देखो सबसे पहले जो बनता है वो बनता है हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो एक साथ कंबाइन होते हैं और वे फॉर्म करते हैं सेल। एंड आफ्टर सेल द टिश्यूज आर फॉर्म एंड देन ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस से मिलते हैं और वो एक इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म छोड़ के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जब बहुत सारी पॉपुलेशन को हम मिला देते हैं तो वो बनती है कम्युनिटी। जब हम बहुत सारी कम्युनिटी को मिलाते हैं वो बनता है इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है बायोम। 12 देखो, सबसे पहले लिखा है, स्क्रीन बड़ी नहीं होती क्या? जस्ट वेट, ये स्क्रीन नहीं लोडिंग जाती, ठीक है। देखो, ये मेरे पास भी किताब है। देखो, जब भी हम सेल किससे बना हुआ, सेल ऑर्गेनेल से, वो किससे बने हुए? मैक्रोमोलिक्यूल से। सो जब हम बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो एक सेल बनाता है। सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। when so many organs combine together physically or they physiologically, they form the organ, and then organ system। और एक ऑर्गन सिस्टम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है। जब एक जगह पे बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रहना स्टार्ट कर देती है, मीन्स एट अ प्लेस व्हेन सो मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव, दे फॉर्म द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम जब कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं बायोम। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे लिविंग वर्ल्ड की स्टार्टिंग में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग। जब हम किसी चिड़िया को गार्डन में सुबह चहचहाते हुए सुनते हैं तो हम दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? ये चिड़िया क्यों चहचहा रही है, और ये चिड़िया कैसे चहचहा रही है। सो वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग। दो टाइप के क्वेश्चन है, कैसे और क्यों। अगर मैं बात करूं कैसे, तो हम बात कर सकते हैं कि हम उस मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, सुंदर वोकल कॉर्ड्स है, वहाँ से आवाज़ आ रही होगी, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म। और अगर हम पूछते हैं वाई, तो हम ये पूछ रहे हैं उसको ज़रूरत क्यों है इस प्रोसेस की। सो वो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सो for the first question in our example, the answer might be in terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird. Whereas for the second question, the answer may lie in the bird's needs to communicate with its mate during breeding season. So वाई का आंसर ये भी हो सकता है कि उसको मेटिंग के लिए अपने मेल पार्टनर को बुलाना है, इसलिए उसे चहचहा रही हो।
When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? जो दिन में खिलते हैं वो कलरफुल होते हैं, जो रात को खिलते हैं वो वाइट क्यों होती है? इसका आंसर मैं दूं? चांद की रोशनी से चमकते हैं। वाइट, चांद की रोशनी वाइट होकर चमक सके। नेक्स्ट, वाई डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर? कैसे मधुमक्खी को पता चलता है इस फ्लावर के पास नेक्टर, मुझे यहाँ पर जाना है? वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स? कैक्टस के पास इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? वाई हाउ डज द चिक स्प्योर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर? बच्चा अपनी माँ को ही कैसे पहचान लेता है? यू हैव ऑलरेडी learned in previous classes that ecology is the subject which study the interaction among organism and between the organism and its physical and ये गायब तो होता है लेकिन वो हाँ यहाँ से आएगा टूल। अब ठीक है, तो देखो हम जब बात करते हैं इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब एक साथ रहते हैं उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होता है, और साथ ही साथ जो हमारे आसपास एक एबायोटिक इन्वायरमेंट है उसमें क्या इंटरेक्शन होता है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी में बेसिकली हम 4 लेवल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बना रही हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बना रही हैं, बहुत सारी कम्युनिटी मिलकर बायोम बना रही है। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक एंड पॉपुलेशन लेवल। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 लेवल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्मिक एंड सेकंड वन इज पॉपुलेशन लेवल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मोस्ट टॉपिक। ये वाला जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म क्या है और जो उसके आसपास का वातावरण है वो किस प्रकार उसको अफेक्ट करता है। देखो, ecology at organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। इसका मतलब क्या है, जब हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये बात करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को किस प्रकार से अडेप्ट करता है किसी भी जगह पे रहने के लिए, सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं, सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, सिर्फ और रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि वो अपनी प्रोजेनी को आगे छोड़ सके। सिंपल बात देखो, साउथ में अगर इंडिया की बात करें, साउथ में बहुत गर्मी है। अगर हम बात करें हिमालय वगैरह में बहुत ठंड है। नॉर्थ मीडियम सच टेम्परेचर है, आगे जाके फिर अलग अलग टेम्परेचर है सारे ह्यूमन बींग, है सारे एक ही स्पीसीज, होम्योसैपियंस, है सब एक ही, लेकिन जगह के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है ताकि वो वहाँ पर अपना जीवन यापन कर सकें और साथ ही साथ वहाँ पर रिप्रोडक्शन भी कर सकें। You may have learnt in earlier classes that how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and the duration of temperature resulting in distinct region। छोटे क्लासेस में हम पढ़ते हैं बीच में सन होता है, वो अर्थ टिल्टी है, वहाँ पर रोशनी पहुँच रही है, वहाँ पर नहीं पहुँच रही, इसलिए दिन हो रहा है, इसलिए रात हो रही है, इसलिए अलग अलग सीजन में फ्लक्चुएशन आ रही है। हम इन सब के बारे में छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, अब डिटेल में पढ़ने की इतनी आवश्यकता हमें नहीं है। दिस वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन प्रेसिपिटेशन account for the formation of major biomes such as desert, rainforest and the tundra। इन्होंने बात की, रिमेंबर प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो। प्रेसिपिटेशन में जो भी ऊपर से गिर रहा है, रेन भी आती है और स्नो भी आती है। इसमें मतलब क्या है, मैंने कहा जो अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पे और वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, तो उसके हिसाब से अलग जगह पे अलग अलग हमारे रेस आ रही है, गर्मी और सर्दी वहाँ पे इफेक्ट आती है। सो इसी प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे पास
तीन ऐसे बायोम है जिसकी फॉर्मेशन होती है, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड द टुंड्रा। अगर मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग में डेजर्ट की, डेजर्ट पे क्या है, कम पानी है। पानी कम क्यों है, बारिश कम होती है तो भैया प्रेसिपिटेशन कम हो रही है, तो वहाँ पर जो है गर्म इन्वायरमेंट ज़्यादा है, पानी की भी कमी है। देखो जैसे ये है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो ये है वाई एक्सिस पे, ये है मीन एनुअल टेम्परेचर, कि एनुअल टेम्परेचर उस जगह पे कितना है। ठीक है, सबसे पहले देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ डेजर्ट की, डेजर्ट रेगिस्तान है, हम सब जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये जो है हमने हाई टेम्परेचर पे रख दिया। हाई टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी कम होती है, बारिश भी कम होती है। सो डेजर्ट हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। अब उससे आगे जाओ, अगर हम बात करते हैं आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा की, क्या आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा की, वहाँ पर टेम्परेचर भी कम है और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी कम होता है। तो हमारे पास सेकंड जगह पे जो आ गया वो आ गया हमारा आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ कोनिफेरस फॉरेस्ट पे, वहाँ पर टेम्परेचर मीडियम है और वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन ज़्यादा भी होती है, कई बार कम भी होती है, जगह जगह पे वेरिएशन है। इसको हम बोलते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट। अगर हम और भी आगे जाए टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें, जो हमारा रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है और वहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है, 100 से 200 सेंटीमीटर। वहीं पे कोनिफेरस में भी बारिश तो उतनी ही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमारा कम होता है। अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, जगह जगह पे वेरिएशन है, वहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस भी हमें देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और हमें जो है 25 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है। रेनफॉल जो है प्रेसिपिटेशन भी वहाँ पर कम होती है। अगर मैं लास्ट टाइम बात करता हूँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी हंसा खासा है। अब इसको याद कैसे करेंगे, टिक तो बनानी पड़ेगी। अब देखो देखो मेरे पास एक डाकिया आया, मैंने एक डाक मंगाई थी, मेरे पास डाक आई और वो फटी हुई थी। डाक आई फटी हुई थी, डाक आई फटी हुई थी। तो मैंने कहा डाक आई फटी हुई को मैं बोला कटरी कटरी, क्या मैंने कहा, मैंने कहा CUTTR कटरी कटरी, हर मतलब वो कटरी है। तो डाक आई और इट वॉज कटरी, कटरी मीन्स डाक आई थी जो कि हमारी कटी हुई थी, डाक आई कटरी कटरी। तो देखो डी से हमारा क्या हो गया, डी से हमारा हो गया डेजर्ट, ए से हमारा हो गया आर्कटिक या फिर अल्पाइन टुंड्रा, जी से हमारा ऊपर हो गया ग्रासलैंड। स्टार्टिंग समझ में आ गई, क्या है समझ में, पहले आप लिख देता हूँ, डाग आई, मेरे डाक आई, डी से डेजर्ट, सी से आर्कटिक अल्पाइन, जी से ग्रासलैंड। यहाँ तक समझ में, डेजर्ट आर्कटिक ग्रासलैंड। फिर देखो डाक आई कटरी कटरी, डाक आई थी वो मेरी कट रही थी। तो सी छोड़ो, सी देखो, सी से कोनिफेरस, टी से टेम्परेट कटरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो देखो ऊपर डेजर्ट, नीचे एल्पाइन, डार्क आई, ऊपर फिर ग्रासलैंड थोड़ा आगे जाके। सो डेजर्ट, आर्कटिक, ग्रासलैंड, कटरी कटरी, कोनिफेरस, टेम्परेट और ट्रॉपिकल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, regional and local variation within each biome lead to the formation of wide variety of habitation, कि एक बायोम में कितने ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलते हैं, कितने ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं एक सीज़न में, उसके बेसिस पे हमारा एक बायोम बनता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को भी चेंज कर देता है। मेजर बायोम्स आर शोन इन द फिगर, हमने आपको बता दिया। ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट not just in few variable habitat
बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट सर्चिंग। इसका मतलब क्या है, इंडिया में सिर्फ जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन है वहाँ पर ही जीवन नहीं है, जहाँ पर थोड़ी हार्श कंडीशन है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी लोग जीवित हैं। हम बात कर सकते हैं राजस्थान के डेजर्ट की, रेन सोक मेघालय की जहाँ पर बहुत सारी बारिश आती है, और साथ ही साथ डीप ट्रेंचेस और टोरेंटल स्ट्रीम्स, फर्म रोस्ट, पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंगिंग कंपोस्ट पिट्स टू अ नेम फ्यू। ये कुछ नाम है, आपको सिर्फ डेजर्ट याद रख लो, मेघालय में बारिश होती है, डीप स्नो, वहाँ पर मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म की बात, हम सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे। बारिश हो रही है, ये सब हो रही है, वहाँ पर भी जीवन यापन है। इवन आवर इंटेस्टाइन इज ए यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। क्या बात लिख दी इसलिए तो एनसीईआरटी में नेक्स्ट तरह, आवर इंटेस्टाइन डब्बा is a unique habitat for hundred of species of microbes। ऊपर हमने पढ़ा कहीं पे भी, सिर्फ इंडिया की बात नहीं, कहीं पर भी पूरे प्लानिट में जो हमारा जीवन है, पूरे ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में नहीं है, वो वहाँ पर भी पॉसिबल है जहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ पर लाइफ होगी। डेजर्ट देख लो, ह्यूमन बींग्स रह रही है, समुद्र के नीचे देख लो, जानवर और हमारे प्लांट रह रहे हैं, गर्म खोलते हुए लावा में देख लो, बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में, मैस की गट में, मिथेनोजेंस, ये सब हमारे इंटेस्टाइन में भी सैकड़ों माइक्रोब्स हैं जो रह रही है। सो ये देख लो आप, ये कुछ हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम है। सो ये हमारा डायग्राम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको दिख रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा है। ये डेसिडुअस है, ये डेजर्ट आपको दिख ही रहा है, डेजर्ट है, और ये सी कोस्ट है, आपको समुद्र दिख रहा है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये आपको ट्रॉपिकल और डेसिडुअस में दिक्कत आएगी। ये मुझे याद है 10 मैं 7th क्लास में था जब इसमें डिफरेंस रखता था और पेपर में। तो देखो जहाँ पर बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे हैं ना, ये जहाँ पर हमें बहुत सारे देखने को मिल रहा है ना प्लांट, तो वो है हमारा डेसिडुअस, जहाँ पर थोड़े नीचे नीचे प्लांट है वो है हमारा टेम्पलेट। अब देखो तो व्हाट आर द की एलिमेंट्स that lead to so much variation in physical and chemical condition of different habitat। तो ऐसा कौन सा की एलिमेंट है, कौन सी चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर पाती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। जो कुछ जो फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो है टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सोयल। We must remember that physicochemical means abiotic components alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat includes biotic component also, pathogen, parasite, predators and the competitors of the organism with which they interact constantly। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग अडेप्टेशन आती है, अलग अलग हैबिटेट में वो रह रही हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट कर रही हैं। हम बोल सकते हैं आपका टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बारिश कैसी होती है, सोयल कैसी है, लाइट कैसी है। ये तो हमारे एबायोटिक फैक्टर हो गई। लेकिन हमारे जीवन को सिर्फ एबायोटिक फैक्टर जो 4 लिखे हुए हैं यही अफेक्ट नहीं करते, हमारे जीवन को कुछ बायोटिक फैक्टर भी अफेक्ट करती है। कैसे, देखो पैथोजेंस, जो पैथोजेंस हैं जो हमें बीमारी कोज करते हैं, पैरासाइट हैं जो शिकार करते हैं, प्रेडेटर्स हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका प्रेजेंस भी हमारी लाइफ को अफेक्ट कर देता है। We assume that over a period of time, the organism had, through natural selection, evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat। हम पढ़ते इवोल्यूशन हुआ है, सबने अपने आप को जो है इवोल्व किया है हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से। Each organism has an invariably defined range of condition that it can tolerate. Diversity in the resources it utilizes
are distinct functional role in the ecological system. All these together comprises its niche. नीच नहीं, नाइस नीच है। ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रहता है, कौन से फंक्शंस है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है, क्या उसका रोल है इकोसिस्टम में, इन सबको हम उसका नीच बोलते हैं, नाइस बोलते हैं, कुछ बोलो। अब देखो, हमने ऊपर देखा था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। वो बायोटिक भी है और वो ए बायोटिक भी है। क्या है वो? बायोटिक भी है और वो ए बायोटिक भी है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स। ऐसे ए बायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि किसी के हैबिटेट को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर। Temperature is the most important ecological relevant environmental factor. You are aware that the average temperature on land varies seasonally. हमें पता है जो एवरेज टेम्परेचर है वो सीजन के हिसाब से बदलता रहता है। सर्दी में टेम्परेचर कम होगा, गर्मी में ज़्यादा होगा। इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम, अब बताएगा ना ये काम, अर्थ बनाएंगे ग्रीन कलर से, अर्थ बनाएंगे हम इससे, टूट जाएगी। देखो ये है हमारी, क्या है, सही नहीं बनी, ये है, मान लो हमारी अर्थ। क्या है ये? हमारी अर्थ है। जो बीच में होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या होता है ये? इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, इसको बोलते हैं इक्वेटर। जो ये वाला रीजन है, ये वाला, ये होता है हमारा पोल्स, ये भी है पोल्स। अब हम बनाएंगे सूरज को। मान लो सूरज तो पृथ्वी से बड़ा होगा, सपोज कर लो, मान लो ये सूरज है। ठीक है, अब जो इस सूरज से जो भी रोशनी आएगी, देखो इससे रोशनी आ रही है, यहाँ से ऐसे आ रही है, ये आई। ठीक है, देखो ऐसे ही रोशनी हमारी आ रही है सूरज से, क्योंकि सूरज दूर हमें छोटा दिख रहा है हमारे पृथ्वी से, इसलिए हमें छोटा बनाने से सूरज बड़ा होगा। देखो ऐसे रेज आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं सही बात करूँ, देखो एंड कोई डार्क कलर, तो देखो यहाँ पर मैं अगर पोल की बात कर रहा हूँ, पोल के पास जो है कम रेस पहुँच रही है, इक्वेटर के पास जो है ज़्यादा रेस पहुँच रही है। अगर इक्वेटर के पास जो ज़्यादा रेस पहुँच रही है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पर जो पोल्स है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। तो अगर अपने पृथ्वी की, अपने देश की बात करो तो कुछ इस प्रकार ऐसे होता है, ये बट ऐसे कुछ है जो है इक्वेटर के पास, थोड़ा इक्वेटर से ऊपर, थोड़ा इक्वेटर से नीचे। फिर यहाँ पे हमारा टेम्परेट जोन आता है, यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन आता है, तो यहाँ पे हमारा पोल्स होती है। तो इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर हमारा घटने लग जाता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना, इक्वेटर के पास हमारा साउथ पड़ता है, और ऊपर से हमारा जो है ट्रॉपिकल के अंदर हमारा आ जाता है हिमालय वगैरह, इसलिए हमारे पास इतनी फ्लक्चुएसन है टेम्परेचर्स की। तो लिखा हुआ है, you are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the pole and from plains to the mountain tops. तो अगर मैं बात करता हूँ तो जो इक्वेटर है वहाँ से टेम्परेचर घटता है पोल्स की तरफ, इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है। वही अगर मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, लैंड की और ऊपर माउंटेन की, तो जो लैंड पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। जितना हम एल्टीट्यूड पे जाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो घटना स्टार्ट कर देता है। It ranges from sub-zero levels in polar region and high altitude to more than 50 degrees Celsius in tropical desert in the summer. So, जीरो के आसपास होता है पोल्स पे और ऊपर माउंटेन्स पे। वहीं पे अगर डेजर्ट की बात करें, ट्रॉपिकल डेजर्ट की, तो वो 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पर जो है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है, जहाँ पर थर्मो एसिडोफिल्स
जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे वो आते हैं, इनके बारे में हमने बहुत चैप्टर में पढ़ा है। तो वो यहाँ पर भी अपना जीवन संभव स्टार्ट कर देते हैं। हम जानते हैं जो मैंगो है, मैंगो ट्रीज डज नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेचर कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। जो कि हमारा मैंगो है वो हमारे कौन कौन से देश में नहीं उग सकता। जो हमारा मैंगो है वो कौन कौन से देश में नहीं उग सकता। वो कनाडा में, और जर्मनी में नहीं उग सकता। क्यों? वो टेम्परेट कंट्रीज़ में नहीं उगता, उसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, उसको इतनी गर्मी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूँ हमारे हरियाणा साइड भी आम की इतनी खेती नहीं होती, आम इतना नहीं उगता। क्यों? वो टेम्परेट रीजन में उग ही नहीं सकता, ऐसे याद रख लो। हरियाणा में आम नहीं उगता, हम थोड़ा टेम्परेट ज़्यादा रखते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा होती है। तो कनाडा में, जर्मनी में भी यहाँ पर नहीं उगता। हम जानते हैं स्नो लिपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। स्नो लिपर्ड नाम से याद रखो, ऐसा कोई है नहीं बात। देखो नाम से याद रखो, स्नो लिपर्ड्स, नाम में क्या आ गया, नाम में आ गया स्नो लिपर्ड्स। अगर नाम में स्नो लिपर्ड आ गया तो वो ठंडे जगह पर रहेगा, बर्फ़ में रहेगा। लेकिन केरला तो गर्मी है, केरला तो जो साउथ की साइड है, तो ये केरला के जंगल्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, ट्यूना फिश आर रेयरली कोट बियॉन्ड ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड इन द ओशियंस। जो ट्यूना फिश है, फिश नहीं फिश, जो ट्यूना फिश है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आगे हमें देखने को नहीं मिलती है। यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म when you realize that it affects the kinetics of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism. So टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है तो वो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे क्यों नहीं रहता, मैंगो हर जगह पे क्यों नहीं उगता, वो ट्यूना फिश ट्रॉपिकल लेटीट्यूड से आगे क्यों नहीं जाती, वो स्नो लेपर्ड्स केरला के फॉरेस्ट में क्यों नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो कभी, कि जो रेट है, जो एंजाइम्स के काम करने की एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो वही बात लिखी है कि वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो वहाँ पर जो है उसकी वजह से एंजाइम्स के काम पर इफेक्ट पड़ता है और उसकी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं दैट कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जिनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल, बट vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called स्टीनोथर्मल, जो हम हैं। कैसे जाटे में जाऊँगा नहीं, मैं लगता कि मर जाएगा 2 दिन रनती याद रख लियो। आप स्टीनोथर्मल क्या है, माम है स्टीनोथर्मल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, बीच बीच में रहने के अंदर होगा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल होता क्या है और यूरीथर्मल क्या होता है। छिपकली देखी कड़े, छिपकली कदे देखी है लत्ते पर को नहीं पारती, नहीं क्यों नहीं पारती, क्योंकि जो इन्वायरमेंट छिपकली के बाहर का है, जो टेम्परेचर बाहर है वही टेम्परेचर जो छिपकली ने अपने भीतर बनाया है। ठीक है, सो यूरीथर्मल है, बहुत रेंज पे अपने आप को जीवित रह सका है। और जड्डे में जाओगी जिंदी रहोगी, जड्डे में जाओगी गर्मिया में जिंदी रहोगी, वह कोल्ड ब्लडेड है। तो कोल्ड ब्लडेड को हम बोलते हैं यूरीथर्मल। इप को याद रखोगी, ट्रिक बताओ मास्टर, बताओ सब कुछ, हमें कुछ करना कौन नहीं। तो देखो ट्रिक क्या है इस बात की, ABCDEFGH, हाँ यार ट्रिक है, नर्सरी में शुरू में पढ़ी थी। देखो सी द्वारा ई आवा है, सी द्वारा ई आवा है, तो जो कोल्ड ब्लडेड है, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, जो वाइड रेंज पे रह ले हुआ है, उनना आपा का वह है यूरीथर्मल। और दूसरी बात करें आपा की है, आपा जो है वह वॉर्म ब्लडेड, तो डब्ल्यू दूर के लोगों कौन सा पड़ा है, एस पड़ा है, तो आपा स्टीनोथर्मल है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, हम अलग अलग टेम्परेचर पर जीवित नहीं रह सकते, इसलिए हमें जड्डा में लत्ते पारण की जरूरत पड़ा है और गर्मिया में काटने की जरूरत पड़ा है। जड्डा में काटता है, अच्छा समझा करो। The levels of thermal tolerance of different species determined to a large extent their geological distribution.
कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स। स्टेनो आपा है, यूरी छिपकली जाती है। आगे देखो, इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बिन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजेस एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। एक हमारे चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, गब्बर की वार्मिंग दे वाली बात है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण CO2 बढ़ रही है, अपना टेम्परेचर अथका बढ़ रहा है। इफ द ट्रेंड्स कंटिन्यूस वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीसीज टू बी अफेक्टेड। अगर ऐसा ही चलता रहा, टेम्परेचर में बढ़ता रहा, तो बहुत सारे स्पीसीज की खात्मा हो जाएगा। क्या तुम सा सोचो को पता है? सोच तो कमेंट कर दिए आप। जो नेक्स्ट है वो है यस, तो उन्होंने बाज तो बीच में टांग गड़ा हुआ है तो नून रहेगा या फोटो सुथरा है तो क्या सर जाओ फोटो लाऊंगा अपनी। देखो वाटर, तो पानी क्या है, पानी का क्या पड़ता है। वाटर इज अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैसे? इन फैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर। इवोल्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ा का दे, थोड़ा क्या पढ़ा था, केमिकल इवोल्यूशन। उसमें क्या था, अपनी जिंदगी पानी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, उसका बनी है। तो लाइफ पे जो अर्थ पे जो लाइफ आई है, लाइफ पर नहीं अर्थ पर जो लाइफ आई है वह पानी में ओरिजिनेट हुई थी एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। और बिना पानी के आप जीवित भी कौन नहीं रह सकती। Its availability is so limited in desert that only spatial adaptation make it possible for organism to live there। जिकुर आप जाना है, राजस्थान में पानी की कमी है, डेजर्ट में पानी की कमी है, तो जीवित तो आप कौन रह सकते बिना पानी के। तो कुछ अडेप्टेशन होती है कि हम कम पानी में वहाँ पर जीवित रह ले हुए हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ओनली हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। जहाँ पर पानी का ना होगा ना, पेड़ पौधे का नहीं होंगे, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट का अगर मैं बात करूँ तो वो पानी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। मान लीजिए जहाँ पर पानी कम है, पेड़ कम होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इट इज़ नॉट ट्रू। देखो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जी रहे हैं ओशियंस में, लेक्स में, वाटर में। तो आप क्या समझते हो, उनको पानी से रिलेटेड कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती? कि सोचो, झेलनी पड़ा बावलो कि को दोनों झेलनी पड़ा है। फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, पानी की क्वालिटी कैसी है? पानी तो अंदर घना है, समुद्र भरे पड़े अंदर है, पानी तो अंदर घना सा है भाई, लेकिन पानी किसा है, पानी की क्वालिटी किसी है, उन्हें कौन बताता। सो फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन क्या है, पीएच क्या है, वो होना ज़रूरी है। जैसे हम अगर जो सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर उसको मेजर करें, द सोल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, हम पार्ट्स पर थाउजेंड में उसको मेजर करते हैं। सो इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स, जो पानी के अंदर, धरती के अंदर का पानी है, पानी के अंदर धरती नहीं, धरती के अंदर का पानी, उसकी जो है हमारी सोल्ट कंसनट्रेशन वो 5 है। जो सी है उसके 30 से 35 है खारा पानी है। और जो हाइपर सलाइन लगून्स है, लंगूर बंदर ने लगून्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है, बहुत ज़्यादा खारा पानी वहाँ पे 100 से ज़्यादा है। सो धरती के ऊपर 5 हुआ है, तो 5 से भी कम है तो आप पानी पी रहा है, पानी ठीक लगा पाना। कई जगह खारा पानी क्यों आवा है, कई जगह से खारा पानी, क्योंकि वहाँ पर सैलिनिटी की जो वैल्यू ज़्यादा हो जाती है 5 से, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इतना पानी खराब हो। समुद्र का पानी खारा है, 30 से 35 है, और जो हाइपर सलाइन है वहाँ पर जो है 100 से भी ज़्यादा है। सम ऑर्गेनिजम्स आर टोलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जिसको वाई यूरी वाली बात फिर आएगी। जो अलग अलग रेंज पे अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं यूरिक हलाइन, और जो नहीं कर पाते उसको हम बोलते हैं स्टीनो हलाइन। वो हमारा वाला बात है। तो देखो वो होते हैं स्टीनो हेलाइन, वो होते हैं यूरी हलाइन।
लेकिन कुछ फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो जीवित नहीं रह पाते। किसमें? सी के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आती है। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम क्या आती है? पाई इज इक्वल टू CRT। ये क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं है बताना आप, बताओ तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो पानी का आदान प्रदान होता है, सिर्फ इतना समझ लो कि अगर सलाइन पानी में रहने लग गई तो जो पानी है वो एनिमल्स के अंदर बढ़ना स्टार्ट होगा, सेल फूलेगी, आदमी मर जाएगा या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाएगा। ऐसा क्यों है? केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाऊंगा आपने एज यू क्लास में। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट। देखो, हमने जो है टेम्परेचर कैसे अफेक्ट पड़ता है वो पढ़ लिया, पानी कैसे करता है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लाइट। पढ़ाऊँ? सबको पता है जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। हर प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाता है। एकमात्र ये ऐसे प्रोसेस है जो पॉसिबल है खाना बनाने के लिए। सो फोटोसिंथेसिस आ प्रोसेस विच इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन लाइट इज़ अवेलेबल। सो ये तभी पॉसिबल होगी जब लाइट अवेलेबल होगी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो बात अलग है कि मोटोट्रोफिक भी होते हैं बैक्टीरिया, मैं बात कर रहा हूँ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको तो लाइट चाहिए, उसके में तो कर ही नहीं सकते। वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ, जा कंबल उड़ रही है, कंबल ज़्यादा लग है वैसे तो गर्मी आके पंखा देख, पंखा चलने के ऊपर जटा तो लग देगा। कंबल में बैठ कर पड़ा है तुम्हें, देखो तो कंबल दिखा बंदा इतना सुस्त को नहीं है, नींद को नहीं आती मैंने। देखो, तो जो अगर लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे। So, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. Many species of small plant, जैसे herbs or shrubs, growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। इसका मतलब क्या? देखो डायग्राम पर समझाऊंगा। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है। प्लांट बनाया तो कौन बुंडा है, कोई नहीं बात, हक्का डारा और थोड़ा इसका साइज बढ़ा दो, ठीक है। प्लांट है और यहाँ पर जो है छोटी छोटी घास हम लोग बनाया करते ना बचपन में, ब्लैक कलर का था वो बार बार। ये क्या, व्हाट द फक इज दिस? ठीक है, तो देखो ये नु बनाया करते ना बचपन में, घास, थोड़ा घास है, थोड़े बड़ी बड़ी घास है, ठीक है। फिर जो एक पिड्डा है वो एक पिड्डा ही आड़ा फिर है जगह, ठीक है। तो इन जो नीचे छोटे छोटे हर्ब्स है, श्रब्स है, ग्रासेस है, इन्हें कम रोशनी मिलेगी। अगर इन्हें रोशनी कम मिलेगी तो ये खाना क्या कर बनाएंगी। तो ये इस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि ये कम रोशनी में भी अपना जो फोटोसिंथेसिस है उसको परफॉर्म कर पाती है। जो क्वेश्चन है many plants are also depend okay नहीं हुआ many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering। कुछ ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर लाइट में, कुछ ऐसे तो दिन में ही फूल देंगे, तो उनको फोटो पीरियडिज्म जो है मीन्स लाइट के प्रेजेंस भी चाहिए ताकि वो अपना फ्लावरिंग कर सके। कुछ एनिमल्स आल्सो है ऐसे, लाइट इज इम्पोर्टेंट इन दैट दे यूज डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट। क्योंकि हो गया दैट दे यूज द डायर्नल एंड, देखो दिन में जागते रात में सोते हम, डायर्नल है ना, क्रूस तो है नहीं, निशाचर तो नहीं है हम, दिन में एक्टिव रात में नहीं है, ये सब क्या लाइट की वजह से तो है। सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन कैन photo period as cues for timing for foraging, reproductive and migratory activities। जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कैसे, देखो जो काम हम सर्दियों में कर सकते हैं गर्मियों में कर सकते हैं नहीं कर सकते, जो काम हम दिन में लाइट में कर सकते हैं और रात को अंधेरे में कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो वही बात है, जो लाइट है वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है।
The availability of land light on land is closely linked with that of temperature. जो लाइट की प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का और जो लाइट है दोनों का ही सोर्स हमारे पास सूर्य देवता है, इज द सोर्स ऑफ। बट अब आया क्वेश्चन, बट किंतु समुद्र में अंदर जाओ लाइट नहीं पहुंचती। हाँ, उनको तो पता भी नहीं है ऊपर कोई सूरज देवता है, तो वहां पर क्या है, इन्वायरमेंट में अंधेरा ही अंधेरा, चारों तरफ अंधकार, डार्क, and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy जिसका आपा सूर्य का है। उन तो नो भी कौन भी रहा ऊपर आसमान में कोई सूर्य देवता है, तो वो अपने एनर्जी कहाँ से लाते हैं? दी स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। क्या सोलर रेडिएशन की स्पेक्ट्रल क्वालिटी का मतलब क्या है? तो देखो, मतलब जो लाइट है कॉस्मिक गामा एक्स यूवी रेडियो माइक्रो पढ़ते हैं तो वही है जो सोलर रेडिएशन है, उसका एक पूरा स्पेक्टर है। अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लाइट आती है, जैसे यूवी रेज आती है, विजिबल रेंज आती है, तो वही द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म। जो यूवी रेज है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमें पता है। वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल फॉर मराइन प्लांट्स एट दी वेरी डीप, लेकिन जो विजिबल लाइट है वो भी सारे के सारे जो है धरती तक नहीं जाती। अमंग द रेड ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी दैट इनहेबिट द सी विच इज लाइकली टू फाउंड इन डीपेस्ट वाटर। बताओ भी, सारा टेस्ट है, बता कौन सी ऐसी जो नीचे तक पाई जावे। तड़ी जाके कदे पढ़िया है नहीं पढ़िया? प्लांट किंगडम चैप्टर होगा पहला टॉपिक एल्गी, CPR, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। फंस गया था मैं। सोचो सोचो फिर बताऊंगा। तो इसका आंसर आएगा, जो डब्बे में बंद करूंगा, इसका आंसर आएगा ग्रीन था, ग्रीन एल्गी जो भी नहीं बढ़िया। ग्रीन आएगा, नहीं आएगा ग्रीन, जी से ग्रीन कलर और रेड एल्गी आएगी। तो देखो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे, जब पहुँच जाती है तो रेड आएगा अभी। ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक है ए बायोटिक में वो है सोइल। द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। अलग अलग जगह पे जो सोयल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, नेचर, वो अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस क्या है। ताड़ फिर फंसे था, वेदरिंग प्रोसेस क्यों है? 7वीं क्लास का छठा चैप्टर द सोयल पढ़ा है, उसमें पढ़ा था वेदरिंग प्रोसेस। तो वेदरिंग प्रोसेस की हो गए, मैं बताऊं, वेदरिंग प्रोसेस और कुछ नहीं, वाह हुआ है कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर में पहाड़ टूट टूट के एक लेयर बना दे सोयल की पूरी पृथ्वी पे एक साथ, वो था वेदरिंग। सो क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस कैसी है, वो सब हमारा डिटरमाइन करते सोयल कैसी होगी। वेदर सोयल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, सोयल ट्रांसपोर्ट की है, पहुंचाई है, या फिर ऊपर से अपने आप बनी है। एंड हाउ सोयल डेवलपमेंट अक्कर, कैसे जो है सोयल की डेवलपमेंट हुई है। वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोयल सच एज सोयल कंपोजिशन, सोयल का कंपोजिशन क्या है, उसके जो कण है उनका साइज क्या है, और एग्रीगेशंस क्या है। डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोयल, वो डिटरमाइन करती है, पापा मास्टर लड़कियाँ, वो डिटरमाइन करती है कि वो सोयल की जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। The characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition, topography determine to a large extent the vegetation in an area। वही बात है, pH कैसा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है सोयल की, वो सब डिटरमाइन करती है कि वहाँ पर कितनी खेती होगी। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, और जितनी ज़्यादा वेजिटेशन होगी उससे हमें ये पता चल जाएगा वहाँ पर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिल सकता है।
Yeah. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthing animals that can thrive there. छोटो इसमें अब देखो, हमने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं एबायोटिक जो कि डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे कैसे लिव करेगा, किसी की भी जो है लाइफ को ये वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब की बचने के लिए जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम हैं, वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिस टू एबायोटिक फैक्टर्स। जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हमें आसपास देखने को मिलते हैं उससे हम किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिस टू एबायोटिक फैक्टर। अब हम वो सब देखते हैं, वो देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।